नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि बियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगवंदो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भवमु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ भाग्यशाली बहुत बहुत आशीर्वाद। टुडे द 30th मार्च, 30 मार्च का दिन है। आज रविवार को हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की चलेगी। जैना की संस्था की तरफ से चलाई जा रही इस भगवती सूत्र की आगम वाचना के अंदर पंचम शतक, जिसके अंदर मुख्य विषय जो है ये पांचवा शतक है। विजय भाई, अभी तक हमने 4 शतक पूरे किए हैं, पांचवें शतक में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो 5th शतक, यहाँ पर शतक शब्द जो है वही चैप्टर के मुख्य अलग अलग नाम दिए गए हैं और इसके भी अलग अलग शतक के 10 विषय आते हैं। तो इसमें भी वापस आपको जो है ये 10 जो है उद्देश्य, सबके अंदर ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर किसी भी शतक को लेंगे, एक एक शतक के अंदर आपको 10-10 उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य यू कैन से द सब डिविजनल, इसके अंदर आप ये कहेंगे भी कंटेंट जो है वो क्या है, तो वो अलग अलग विषय आपको मिलेंगे। अब ये इसके विषय के अंदर जो 10 विषय दिए गए हैं वो अलग अलग इसके अंदर जो है। यहाँ पहला विषय रवि, ये सूर्य का विषय। अब जैसे रवि का सूर्य का विषय आता है, इसी तरह से चंद्र का भी विषय साथ में चंपा रवि लेंगे तो अलग अलग प्रकार के विषय यहाँ पर लेंगे। सब दूसरे भी विषय हैं सबके अंदर। अब क्या है कि सभी प्रकार के सब विषय एक ही विषय के नहीं है। क्यों है? क्योंकि सभी विषयों के अंदर गौतम स्वामी के प्रश्न जो है वो मुख्य प्रधान है। और जब जब गौतम स्वामी ने जिस जिस विषय के अंदर स्पेशली प्रश्न पूछे हैं उतने उत्तर में भगवान ने दिए हैं। एक तरीका निखिल भाई वो भी पॉसिबल है कि आप जो है सभी के विषयों को एक जगह पर एकत्रित कर लो, चाहे वो विषय किसी भी शतक का हो। एक साथ में एक विषय को लेकर के अगर हम करें तो एक सब्जेक्ट के बारे में आपको काफी विस्तार से समझ मिल सकती है। लेकिन अब वो करने में क्या है कि उसके पहले भगवती सूत्र के पहले अगर आपके अन्य ग्रंथों में से उन विषयों का अभ्यास हुआ हो तो वो आपको कुछ इजी लगेंगे। नहीं तो भूगोल खगोल के विषय आ जाएंगे, ज्योग्राफिकल विषय आ जाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल विषय आ जाएंगे, कॉस्मोलॉजिकल विषय। अब भाई साहब ये तो खजाना है।
कब गौतम स्वामी किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछ ले। तो यहाँ पर विजय भाई ये भी पॉसिबल है कि इन सब मतलब कम से कम कितने आपने देखे कि 41 शतक हो जाएंगे। अब 41 शतक अगर ये हो रहे हैं और इनमें प्रत्येक में अगर आप 10-10 प्रकार के चैप्टर आपके चलेंगे तो ये तो स्वाभाविक हो गया कि भाई इतने तो विषय आपको अभी लेना ही, इतने विषय आपको इतना। अब फॉर्स 410 इतने में से अगर हम थोड़े से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर ले और फिर उसमें से हम चुन करके इतने ही स्टडी करें, because some of the person having no interest in geographical topic, some of the person having no interest in the astronomical topic, cosmological topic, तो वो क्या है कि all different different types of topics तो यहाँ पर तो है ही है समझे। In shortcut, if you want to discuss or understand to read that the some of the useful topics, which one is more useful for our life, समझे कि नहीं। लेकिन अब वो हमने पहले से ही मेहनत नहीं की है। आपने भी जिस तरह से की तैयारी दिखा दी कि चलो भाई इन सीक्वेंस वन बाय वन whatever type of the topics are coming we will study about that। तो हमारा अभी यही चल रहा है। तो यहाँ इस 5वें शतक के अंदर जो कुछ अलग अलग विषय है इनके अंदर, तो उसके 10 उद्देश्य में भगवान महावीर स्वामी जो है वो चंपा नगरी में पधारे। पहले आपने देखा दूसरे विषयों के अंदर महावीर स्वामी राजगृही नगरी में पधारे थे। कहाँ ये डिस्कशन हुए, मतलब ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है क्षेत्रीय एविडेंस मिल रहे हैं बट डे एंड डेट के नहीं मिलते हैं। क्या लाइन डे एंड डेट के अंदर आप ये सोचो कि कब किस तारीख को किस वार को किस समय भगवान कहाँ किस क्षेत्र में थे और वहां डिस्कशन हुआ, तो यहाँ डेट तो नहीं मिलती है लेकिन क्षेत्र मिलते हैं, जोग्राफिकल प्लेस जो है। क्योंकि महावीर स्वामी का विचरण जितने क्षेत्र में रहा और जितने क्षेत्र में महावीर स्वामी विहार करते रहे, गौतम स्वामी 30 वर्ष तक भगवान महावीर के साथ चल रहे। उन्होंने जहां जहां पर अवसर पाया वहां भगवान को प्रश्न पूछे हैं सन। तो जब भगवान चंपा नगरी में पधारे थे उस समय सूर्य के विषय में क्या प्रश्नोत्तरी हुई। वैसे विजय भाई आपको ध्यान हो तो हमारे यहाँ पर सूर्य प्रज्ञप्ति एक सेपरेट आगम है, उसमें बहुत डिटेल के अंदर आपको सूर्य के बारे में समझाया जाए। सेकेंड वन इज चंद्र प्रज्ञप्ति, ये भी एक आगम है। चंद्र पन्नति ये भी एक आगम है, तो उसमें चंद्र का वर्णन। थर्ड वन जो है जम्बू द्वीप पन्नति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति है, वो भी बहुत बड़ा आगम शास्त्र है। उस हिसाब से उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा। तो ये कोई ज्योग्राफी का विषय है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल विषय है, वहां पर ये सब बातें काफी आती है। अब यहाँ पर जो है जिस विषय को बात लेकर के कही गई, तो इसमें पहला चंपा नगरी के अंदर सूर्य संबंधी प्रश्नोत्तर, फिर वापिस दूसरे के अंदर वायु के संबंध में मैं आपको जो बता रहा था कि अबर ये एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरे है, फिर चौथा है, पांचवा है, ये छठा है। अब इन सब के अंदर आ गई बात है, अब ये वायु के विषय की बात हो गई। ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जो यहाँ पर दिए हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरे उद्देश्य के अंदर वायु संबंधी, तीसरे उद्देश्य में खास करके जो है जाल ग्रंथि का उदाहरण देकर तथ्य का निरूपण है। चौथे के अंदर शब्द, व्हाट द वर्ड इज, शब्द के बारे में भी डिस्कशन होगा।
पांचवें उद्देश्य में छद्मस्त जीवों के बारे में बात आएगी। छठे उद्देश्य में आयुष्य की वृद्धि या हानि, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, आयुष्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, घटता है, क्या है, वो भी बात आएगी। सातवें उद्देश्य में पुद्गल के वाइब्रेशन का विषय खास करके लेंगे। आठवें उद्देश्य के अंदर निर्ग्रंथि पुत्र अनगार द्वारा पदार्थ विषयक विचार विमर्श, वो थोड़ा सा फिजिक्स का विषय भी आएगा, उसके अंदर भी बात होगी, समझे। नाइन्थ, ये नौवे विषय के अंदर यहाँ पर राजगृह नगरी के अंदर जब भगवान पधारेंगे तब पर्यालोचना होगी, और फिर चंपा नगरी के अंदर चंद्रमा के संबंधी 10वां विषय आएगा। एक इंट्रोडक्शन है, एक शतक जब शुरू होता है तो उसकी जो है अलग प्रकार से विचारणा की जाती। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को चंपा नगरी में पधारने पर ये विचार व्यक्त कर रहे हैं। तेणम कालीनम तेवनम समयनम चंपा नामम नैरी होता। उस चंपा नगरी के अंदर ये औपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। चंपा नगरी के बाहर वहां पूर्ण भद्र नाम का मंदिर है, व्यंतरायन यतन है, और उसका भी वर्णन औपपातिक सूत्र में आता है। महावीर स्वामी भगवान का समवसरण हुआ, पब्लिक आई वहां पर, लोगों ने भगवान की देशना सुनी है, और उसका धर्मोपदेश सुनने के बाद जो है वहां से पब्लिक निकल गई। अब गौतम स्वामी ने आकर के भगवान को भी प्रश्न पूछने का समय देखा। ऐसी स्थिति में जब परमात्मा जब पधारे हैं तो वहां पर उस समय खास करके चंपा नगरी का वर्णन भी काफी इच्छा विस्तार से किया गया यहाँ पर। तो चंपा नगरी उस समय में कैसी रिद्धि सिद्धि संपत्ति समृद्धि आदि से किस प्रकार की नगरी थी, तो यहाँ उसके हिसाब से सैनिक राजा की मृत्यु के शोक के कारण सम्राट कोणिक समय मगध की राजधानी राजगृह में रह। उस समय देखिए मगध देश था ना, प्राचीन काल के मुख्य देशों के नाम इसी प्रकार के थे। उस समय वहां पर अब श्रेणिक राजा की मृत्यु का एक वातावरण बन गया था। तो श्रेणी की मृत्यु जो है अपने पुत्र ने की थी, निमित्त उसका कारण था सन। तो उस समय वहां पर शोक का वातावरण था, और सम्राट कोणिक जो उस समय मगध की राजधानी पर राजगृह में रह नहीं सकता था। अब उसने वास्तु शास्त्रियों का विचार किया, बुलाया और परामर्श किया, अनुसार एक विशाल चंपा वृक्ष वाले स्थान के पन पसंद करके अपनी राजधानी हेतु चंपा नगरी बनाई थी, जो श्रेणिक राजा का पुत्र कोणिक था। वो पितृ हत्यारे के रूप में आया। उसने फिर भगवान श्रेणिक का जो राजधानी थी उस समय कैपिटल सिटी राजगृह में नहीं रहा, तो उनके पुत्र कोणिक ने आकर के चंपा नगरी बताई। तो खास मेन रीजन ये था कि मेन सेंटर में चंपा का एक वृक्ष जो है ट्री उसने लगाई थी, उसके हिसाब से चंपा नगरी ऐसी बात पड़ी। उस समय दधिवाहन राजा की पुत्री चंदनबाला का जन्म हुआ, और पांडव कुलभूषण प्रसिद्ध दानवीर कर्ण ने इसी नगरी में अंग देश की राजधानी बनाई थी। कालांतर में ये भी आए और इन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाई थी, सब अलग से। कर्ण ने भी 10 वैकालिक सूत्र के रचयिता आचार्य स्वयंभव सूर्य ने राजगृह में आए हुए अपने लघु वयस्क पुत्र मनक को चंपापुरी नगरी में ही दीक्षा दी थी, और वहीं पर 10 वैकालिक सूत्र आगम शास्त्र की रचना भी की। एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी थी चंपा नगरी में। तो वो जो कल्प सूत्र के एंड में
संयम सूरी जी जिस समय उन्होंने दीक्षा ले ली थी और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनके बाद में उनको उसने जन्म दिया था बालक को। अब ये नहीं थे तो स्कूल के अंदर उस बालक को जो है कहा जाता था तुम्हारे पिता नहीं। जब माता ने वर्णन किया तो ये 6 बरस का नन्हा छोटा सा बालक पिता को ढूंढने के लिए निकला था, वो यहाँ चंपा नगरी में आया था। तो पिता के रूप में स्वयंभू सूर्य ने उसको पहचान करके 6 बरस के छोटे से बालक को वहां दीक्षा दे दी, साधु बना लिया था। अब दूसरे साधु सब बोलते थे, कुछ कहते थे क्या कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ये इतना छोटा सा बालक अभी 6 बरस का हुआ है और आप इसको दीक्षा दे रहे हो, साधु बना रहे हो, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा। लेकिन गुरु महाराज जो संयम सूरी थे उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला। अब दीक्षा दी इतना ही नहीं, लेकिन दीक्षा देने के बाद उनको आहार पानी गोचरी के लिए ले जाना, वस्त्र धोना करना, सबकी प्रतिलेखन परिलेना करना, सबको बड़ों को वंदना करना, ये सारा करते करते उसको दिन भर काम कराते रहते थे, वो थक जाता था बालक। तो बड़ी बड़े बड़े साधु महाराज वो कहते थे कि आप ये क्या करा रहे हैं, इतना छोटा सा बालक है, 6 बरस की उम्र में है और अभी आप उसके पास सबकी सेवा करा रहे हो, ये उचित नहीं है। काफी बोलते थे, लेकिन संयम सूरी महाराज ने बड़ी दीर्घ दृष्टि से कहा कि मेहरबानी करके कोई ना बोले, कोई ना बोले, उस आत्मा को करने दीजिए। 6 महीने तक उसको पता भी नहीं लगने दिया कि संयम सूरी आपके पिता है, ये भी उनको ख्याल नहीं आया, बिल्कुल नहीं। लेकिन कराते रहे कराते रहे। और इधर गुरु महाराज आगमों में से जो 45 आगम शास्त्र है उसमें से उपदेशात्मक और खास महत्व के श्लोक चुन चुन करके लेकर इकट्ठा करके 10 वैकालिक नाम के एक आगम की रचना कर, ये उन्होंने स्पेशली की थी। अब ये करते 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 वो जिस तरह से करते रहे, इधर सुबह से दिन भर उसको आगम शास्त्र पढ़ाते रहना और वापिस जो है सब प्रकार के काम भी कराते रहना। लेकिन गुरु महाराज के स्वयंभव सूरी की इस दीर्घ दृष्टि के कारण उन्होंने सबसे विनंती की थी कि आप इसमें कोई क्लेश का शायद ना करें, छोटा है बालक है, मैं भी समझता हूँ, इसको करने दी। वो खुशी खुशी आनंद से कर रहा है और करते 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 अपने पिता को ढूंढने के विचार को भूल गया है। अब आप इसको पढ़ने भी दो और करने भी दो। आपको विजय भाई आश्चर्य लगेगा, उस बालक का आयुष्य सिर्फ 6 ही बरस का था, आयुष्य ही ज्यादा नहीं था। ये जान करके गुरु महाराज ने अब इस जीव का कल्याण कैसे करना, कोई चांस है कि नहीं इसका कल्याण करने के लिए, कोई चांस अगर है तो सिर्फ एक ही है कि इसको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी इधर उधर की बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए, सिर्फ वो आगम पढ़े, आगम के श्लोक पाठ करता जाए और इधर भक्ति वैयावत से अपनी नेजरा करता जाए। और 6 महीने के बाद में उसका आयुष्य समाप्त हो गया। छोटा बालक है, लेकिन अब 6 बरस की उम्र के इतने छोटे से बालक का आयुष्य समाप्त हो गया। ये सारी घटनाएं जो घटी तो याद आ रहा है यहाँ पर कि चंपा नगरी में इस बालक को दीक्षा दी थी जिसका नाम था मनक मुनि, छोटा सा बालक। तो यहाँ पर ये घटना इतिहास की जो बनी उसकी बात है। तो दश वैकारिक सूत्र आगम की भी रचना हो गई, एक इतिहास बन गया, हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ द चंपापुरी नगरी। अब आपको सुनकर आश्चर्य ये भी होगा कि हमारे 12वें तीर्थंकर, बिकॉज द 24 तीर्थंकर है उसमें 12th वन, 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी हैं। अब उनके पांचों कल्याणक जो है वो भी चंपापुरी नगरी में हो गए।
24 तीर्थंकरों में एक ही तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य स्वामी ऐसे हैं कि जिनका पांचों कल्याण, च्यवन भी चंपा नगरी में, जन्म भी यहाँ हुआ, दीक्षा भी यहाँ हुई, केवल ज्ञान भी यहाँ हुए। हाँ, विचरण करके आए, वर्षों तक सब जगह पर करके आए, लेकिन अंत में आते आते निर्वाण मोक्ष गमन भी चंपापुरी नगरी में। आप लोग कभी भी हिंदुस्तान में आओ तो चंपापुरी तीर्थ की यात्रा भी करना। आज भी है वहां पर, सारा इतिहास बरोबर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है वासुपूज्य स्वामी भगवान के तरफ से, अब इस नगरी के बंद हुए दरवाजों की ऐसी एक कहानी है। महासती सुभद्रा ने अपने शील की महिमा के लिए अपने और कलंक का निवारण के रूप में कच्चे सूत की छलनी से जो है बांधकर उसके द्वारा कुएं में पानी निकालना। एक दूसरी हिस्टोरिकल एविडेंस की बात में एक स्टोरी आती है, शायद आपने सुनी हो, कि सुभद्रा महासती थी। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में अलग अलग सतियों के जो नाम आते हैं, तो वो सुभद्रा महासती के ऊपर एक उसके चारित्र के ऊपर कलंक लग रहा था। उसका जवाब देने के लिए चंपा श्रावी, ये सुभद्रा श्राविका ने कहा था, छन्नी जो होती है छानने की, उसको कच्चे धागे से बांधकर मैं कुएं में डालकर पानी निकाल करके बताऊं। लोग बोलते थे हाउ इट इज पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है। कच्चा धागा, थ्रेड, वो लेकर के आप छन्नी को बांध कर कुएं में डालो और पानी आवे, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन अपने चारित्र के ऊपर कलंक को मिटाने के लिए उस श्राविका ने ये प्रयोग करके दिखाया। वो चंपा नगरी में हुआ था। कच्चा धागा लेकर उसके साथ में छलनी बांध दी, जिससे आप लोग घर में आटा छानते हो ना, वो, और वो डाली कुएं में और उसमें से पानी निकाला और पब्लिक के सामने दिखाया। तो वो शीलवती सन्नारी, जिसको हम आज भी महासती कह करके याद करते हैं, क्या लेंगे, तो ये जो हम याद करते हैं विशेष रूप से, इनकी भी घटनाएं हैं। अब आज के जमाने में तो भाई साहब कोई सती नहीं मिल रही है। क्या कलयुग, उसमें उस काल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी महान सतियां हुई, और ऐसे महासतियों की हिस्ट्री, इतिहास बने, उन इतिहासों को लेकर के आज दिन तक इतने वर्षों से याद किया जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन यू विल नॉट बिलीव दैट एक ऐसा सेंटेंस जो है बरहे सर की सज्जाए में आता है, शायद आप में से कोई जानते भी होंगे, सीखते भी होंगे। तो वन सेंटेंस विच इज ऑलरेडी मेंशन देयर, दैट जिसिम नामक गहने पावक पबंधा विलयम जंती। નિખિલ ભાઈ, તમને આવડતી હશે ભરે સરની સજ્જાએ, અથવા જેમને પણ, હવે આરતીબેનને તો પૂછાય પણ નહીં, જો કે બીજું તો કઈ વાત કરવાનો મતલબ નહીં, लेकिन व्हाट दे मेंशन देयर स्पेशली, समझा कि नहीं, तो वो यहाँ पर सती, सती महासती जी जो हो गए ना, सब उस काल के इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे जिनके हिस्टोरिकल नाम आज भी पब्लिक में है, जिन्होंने अपने सतीत्व की परीक्षा में कैसे कैसे वो पास हुए, कैसे कैसे उन्होंने अपनी इज्जत बनाई, तो ये भी नाम इनके अंदर आता है। तो ऐसे 16 सतियों के नाम जो आ रहे हैं, उस काल में हुई है, बहुत वर्षों पहले का इतिहास है। लेकिन आज भी हम प्रतिक्रमण करने के पहले उनका नामस्मरण करते हैं एवरी डे। कोई भी जो सुबह का राय प्रतिक्रमण करता होगा, वो इंक्लूडिंग साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब, तो वहां ये जो वर्डिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जैसिम नामक गहने पावक पबंधा विलयम जंती, ऐसी महासतियां हुई, ऐसे महापुरुष अलग अलग हुए हैं कि जिनका नाम लेने से भी हमारे पाप कर्मों का बंधन कम हो। उनके नाम में इतनी प्योरिटी है,
इतनी उनके नाम में पवित्रता है। बोलिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे नाम तो भविष्य में कौन लेने वाला है? हमारे नाम भविष्य में कौन लेने वाला? कोई कौन क्यों याद करेगा सब? क्यों करेगा वो? लेकिन ये महासतियां जो हुई है, इतिहास की प्रसिद्ध सतियां ऐसी ऐसी हुई कि जिनका नाम आज भी अगर हम लेते हैं, हमारी नरक गति टलती है, पाप कर्म टलते हैं। ऐसे ही सुभद्रा महासती हुई। अब इस तरह से उन्होंने पानी कुएं में से निकालकर 3 दरवाजे पर छींटे लगाए और चंपा नगरी के द्वार खोल दिए। The public had saw this type of the miracle how it happens। और जब पब्लिक एक साथ में हजारों इकट्ठे होकर के देख रहे हैं कि इस छन्नी से कुएं में से पानी निकले, हाउ इट इज पॉसिबल, और वो एक पानी हाथ में लेकर के चंपा नगरी के मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर अगर जैसे ड्रॉप्स डाले जाए तो क्या इससे दरवाजे खुल जाएंगे सर? बट शी हैड डन द मिरेकल। और पब्लिक ने देखा, एंड देन इट बिकम्स एज ए हिस्ट्री, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये बातें सब आती है। अब जिस तरह से बाद में विक्रम संवत 1360, तो विक्रम संवत आगे बढ़ा, तो 1360 ईयर्स के काल के अंदर लक्षणावती हमीर और सुल्तान समदीन ने शंकरपुर का किला बनाने हेतु तो उपयोगी पाषाणों के लिए इस दरवाजे को तोड़ करके इसके कपाट ले लिए थे। आज भी बख्शाली वर्तमान काल में चंपापुरी नगरी, चंपा नगरी, चंपारण एक कस्बे के रूप में जो है भागलपुर के पास में है। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण में प्रथम जो है ये सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ऐसी हिस्ट्री यहाँ पर उस टाइम की उस नगरी के बारे में मिलती है ऐसा। तो अब यहाँ पर आपको देखिए, जम्बू द्वीप में सूर्यों के उदय अस्त एवं रात्रि दिन के संबंधित प्ररूपणा हो रही। आप थोड़ी हिस्ट्री समझ गए। अब इसके साथ में प्रैक्टिकल समय ये आ रहा है। हाँ जी, ये जम्बू द्वीप, अब ये जो है पूरी तरह से आपको अर्थ जो है, लेकिन अर्थ को हमारे शास्त्र में नाम दिया गया है जम्बू द्वीप। अब इस जम्बू द्वीप के यहाँ पर दिस इज द साउथ पोर्शन है, और इतने बड़े साउथ पोर्शन के अंदर हम यहाँ रहते हैं। ये भरत क्षेत्र इसको नाम दिया है। भरत क्षेत्र ये है, और इसको 2 विभाग में डिवीजन किया है, और यहाँ से और यहाँ से ये गंगा सिंधु 2 नदियां निकलती है, और इसके बीच में यहाँ पर ये भारत देश। ये भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि आखिर भारत देश नाम क्यों पड़ा सा। अभी पॉलिटिकली इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में ये भी चल रहा है कि भाई हमारा प्राचीन नाम शास्त्रों में भारत है, we should use this name, but the Britisher people, those who came here, they had given the different name as ये अपना इंडिया नाम दिया इन्होंने। तो ये पूरी पृथ्वी है, होल अर्थ, शास्त्र में नाम इसका जम्बूद्वीप। यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने आकर के उन्होंने विशेष रूप से ये प्रश्न किया कि हे भगवान, इस जम्बू द्वीप के अंदर सूर्य का क्या उत्तर दक्षिण ईशान कोण में उदय होकर पूर्व दिशा में आग्नेय में अस्त हो, या अथवा
आग्नेय कोण में उदय हो करके दक्षिण पश्चिम में उदय में अस्त हो, अथवा नैऋत्य कोण में उदय होकर पश्चिमोत्तर वायव्य कोण में अस्त हो, या फिर पश्चिमोत्तर में उदय होकर के उत्तर पूर्व में उसका अस्त हो। अब जैसे कि जम्बू द्वीप में सूर्य उत्तरार्ध ईशान कोण में उदित होकर के अग्नि कोण में और फिर अस्त होने से यावत ईशान कोण में अस्त होते हैं। अब इसका डायरेक्शन पहले आप सेट कर लो। ये जो है विच इज द नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इनके अंदर जैसे सूर्य चलेगा तो सूर्य का उदय कहाँ होगा और कहाँ दिखेगा, तो उसकी फर्स्ट रेज कहाँ आएगी, कैसे पहुंचेगा। तो ये जो दिखाया है 6 खंड इसके दिए गए। इन 6 खंडों के अंदर आपने देखा कि इस तरह से ये खंड है। अब इंडिया हमारा यहाँ पर है, फिर जापान वगैरह उधर है, यूएस वगैरह इस तरफ है। अब सूर्य जिस तरह से घूमेगा, तो ये शास्त्रकार महापुरुष कहते हैं कि भाई ईशान कोण में उदित होकर अग्नि कोण में, तो ये यहां पर आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट, इधर ये आ जाएगी साउथ ईस्ट। आज की अंग्रेजी में हम ये जरूर बोलते हैं, इधर ये आएगी साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट आ जाए। यहाँ आगम में भगवती सूत्र में लिखे हुए आगम शास्त्र के नाम से ये ईशान दिशा आएगी, ये आग्नेय दिशा સાફ आएगी, તો કર્યું નહીં ઓલું બધું. ये नैऋत्य दिशा आएगी, ये वायव्य दिशा है। अब इस तरह से तो ये कह रहे हैं कि सूर्य जो है जब यहां पर घूमता घूमता ईशान में यहां आएगा। अब यहां पर जो भी आए तो सूर्य इस बाउंड्री पर चले, ये सन जो है अब ये चलते चलते जैसे यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका रोटेशन इस तरह से चलता है, फिर वापस ये चलते 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 इस तरह से आए। तो यहां से डिस्टेंस उसका कितना है, सूर्य के जैन धर्म के अंदर आगम में सूर्य के अंदर जो रोटेशन की गति बताइए सर, like the science today, science sun is not steady and stable. The science believes that the steady sun is the steady and stable in the center, and all other planets, including the Earth, is also rotating surrounding the sun. जैन धर्म के अंदर ये पूरा अलग ही विषय है, हाउ दैट सन इज रोटेटिंग यू से। क्योंकि ये जो हमारी जम्बू द्वीप की पृथ्वी है और इस पृथ्वी के सेंटर में यहाँ पर आपको ये मेरू पर्वत आएगा। अब ये जो सेंटर में मेरू पर्वत है और इसके दोनों तरफ तो सूर्य का परिभ्रमण है, तो ये यहाँ पर जो शब्द है इनके ईशान कोण में उदित होकर अग्नि कोण में पूर्व दक्षिण में अस्त होते हैं, और यावत जो है पूर्वोक्त कहते हैं ईशान कोण में अस्त। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि कैसे अगर ये सन मतलब उदय अस्त होना तो हमारे देखने पर दिखना पर, नहीं तो ये रोटेशन चलेगा। अब ये उदय हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ आने में 12 घंटे लग जाएंगे। ये साउथ ईस्ट अग्निकोण है, तो यहाँ आकर के इसका अस्त हो जाएगा सुन, फिर वापिस दूसरा, तो फिर वापिस इतने पोर्शन में ये दिन चला
इतने पोर्शन में रात हो जाएगी, इतने पोर्शन में दिन चला, इतने पोर्शन में रात हो जाएगी, ऐसा। फिर वापस पीछे दूसरा सूर्य है। तो एक सूर्य कितना, 12 घंटे के दिन में और 12 घंटे के रात में, इसके अपोजिट ये साइड। अब इधर ये दूसरा सन में है, ये चलते चलते यहां तक दिन रहा, फिर वापिस यहां तक रात आ जाएगी, फिर वापिस इधर से दिन चलेगा, 12-12 घंटे के राउंड है, फिर वापिस अस्त है। अस्त का मतलब ये कि भाई यहां रहने वालों को ये नहीं दिखेगा। तो जब ये यहां से आएगा, यहाँ पहले जापान के ऊपर सूर्योदय होगा, तब जाकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो भरत क्षेत्र के अंदर अब यहाँ से यहाँ तक के 12 घंटे का समय है। इसीलिए सभी देशों के अंदर सूर्य का टाइम भी अलग अलग है। आपने देखा, हाँ वेरी गुड, इंडिया के अंदर जिस समय दिन होगा तो आपके वहां पर रात होगी, आपके वहां पर दिन होगा तब इंडिया में रात होगी साहब। तो ये जो रोटेशन चल रहा है सूर्य का, अब देखो आपने भारत सूर्य और ऐरावत ऐसे जो है सर्व दक्षिणायन, अब करता हुआ आभ्यंतर मंडल से बाह्य मंडल की गति में, ये जो आप ऊपर रिंग देख रहे हो रोटेशन की रिंग है, और इसके अंदर घूमते फिरते फिरते वो कैसे कहाँ से कहाँ तक घूमे। अब उसके बाद में उसका एरिया जो है, तो जहां पर रोटेशन चलेगा तो इसके अंदर आपको गति के अंदर दोनों दिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें डबल 2 राउंड चल रहे हैं साहब। अब दोनों राउंड को एक ईस्ट में और वेस्ट में आप देख सकते हो। तो दोनों सूर्य है ना, ये दोनों सूर्य चल रहे हैं। तो ऐरावत की तरफ कौन सा मुड़ रहा है और भरत का भारत क्षेत्र के ऊपर कौन सा आ रहा है। अब दोनों के रोटेशन के अंदर आपको ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन इसके रूट्स कॉसेस रूट्स देखेंगे तो पूरी दिशा में घूमते हुए उस तरफ चलता है। बेटर ये होता कि दोनों के कलर अलग अलग बता करके डायरेक्शन देते तो लोगों को ख्याल आता। तो यहाँ पर ईशान कोण में फिर वापस चल के, तो यहाँ से ये जो है ये ईशान में आकर के एंड होगा, सनसेट होगा। ये यहाँ सनराइज हुआ है, ये यहाँ आकर सनसेट हो जाएगा, फिर वापिस ये चलेगा। अब कभी किसी को जल्दी दो साथ एक साथ में दिख जाए, डिफिकल्ट है। लेकिन आज के भी कहते हैं नॉर्वे के अंदर कई बार लोगों को दो एक साथ दिख जाते, और वहां नॉर्वे के ऊपर जो है 6-6 महीने तक वहां पर स्पेशली दिन रहता है रात रहता है, ऐसा भी विषय आया है। तो हाँ, प्रश्न क्या हुआ है यहाँ पर जो पूछा है गौतम, जम्बू द्वीप में सूर्य उत्तर पूर्व ईशान कोण में उदित होकर अग्नि कोण में यहाँ आकर के सनसेट हो जाए, और यावत यहाँ से कथनानुसार ईशान कोण में से आगे बढ़े ये, तो यहाँ पर जो है ये अलग विषय है। अब जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में दिन होता है, तब उत्तरार्ध में भी दिन होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये हो गया हमारा भरत क्षेत्र। सिमिलरली यहाँ पर आपको देखना है, ये है ऐरावत क्षेत्र। अब ये ऐरावत क्षेत्र के अंदर अब सन अगर दोनों तरफ से सामने आ जाए तो ये सब चलता चलता जब यहाँ आ जाए ये सूर्य, तब यहाँ पर ये दूसरा सूर्य पहुंच जाएगा। तो जब यहाँ पर भी दिन है यहाँ पर भी दिन है, तब बीच वाले यहाँ जो महाविदय का क्षेत्र आएगा ये महाविदय रहेगा। तब यहाँ रात हो जाएगी, यहाँ रात हो जाएगी। तो यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर रात।
अब यहाँ पर एक चंद्र आएगा, यहाँ पर एक चंद्र आएगा। पहले निखिल भाई आपको ये समझना है कि डिस्टेंस इज 1 लाख योजन। Either you can take the measure from east to west, or you can take the measure from the north to south. Both are similar, 1 लाख योजन। अब इतने बड़े क्षेत्र में दो सूर्य है, दो चंद्रमा है। एक सूर्य चलेगा, इसके पीछे दूसरा चंद्र आएगा, उसके पीछे दूसरा चंद्र आएगा, उसके पीछे दूसरा सूर्य आएगा। ऐसे करके चारों एक साथ में चल रहे, और रोटेशन है इनका। तो रोटेशन के अंदर जो गति इनकी चलती रहेगी, उसके हिसाब से बरोबर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये बरोबर बनता जाएगा। तो दिन रात की व्यवस्था जो है वो सिर्फ यहाँ पर सूर्य की गति के कारण है। साइंस ने क्या कह दिया कि सूर्य को जो है स्टेबल रख करके अर्थ को रोटेट कर दे, तो भी वही कैलकुलेशन आकर के भी, हाँ, सूर्य के किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो इतने समय में, इतने टाइम में। ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बैठाई। तो जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में दिन होता है, ये हमारा नॉर्थ है। अब यहाँ दिन होगा तब यहाँ रात होगी, यहाँ भी दिन होगा, दोनों साथ में दिन होगा, तब महाविदय में रात होगी। और अगर सूर्य इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो ये वाला सूर्य जो है यहाँ तक प्रकाश डाले, ये वाला सूर्य यहाँ तक प्रकाश डाले, तो उस समय वहां पर दिन हो जाएगा, तब हमारे यहाँ रात हो जाएगी। ये व्यवस्था है। अब जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से उत्तर दक्षिण में रात्रि होती है, फिर ये रात दिन हो जाएगी। तो फिरते तो यहाँ पर है, लेकिन डिस्टेंस तो बना हुआ है दोनों तरफ से। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जम्बू द्वीप के अंदर सूर्यों का विभिन्न दिशाओं में और उदय और अस्त का निरूपण जो है, पिछले दो सूत्रों में जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध, उत्तरार्ध, पूर्व पश्चिम और पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण आदि की अपेक्षा से दिन और रात की प्ररूपणा की गई है। तो कैसे कहाँ दिन होगा, कैसे कहाँ रात होगी, ये सूर्य चंद्र के उदय अस्त का व्यवहार है, कहलाए। अब यहाँ जो दिशा, विदिशा का अर्थ, तो ये मेन दिशा हो गई, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और ये विदिशा है। ईशान कौन है, अग्नि कौन है, नैऋत्य और वायव्य है, तो ये विदिशा के रूप में है। अब यहाँ पर विशेषता दी है कि सूर्य का उदय अस्त, अब ये सब व्यवहार दर्शकों की दृष्टि की अपेक्षा से बताए। समय समग्र भूमंडल पर सूर्य के उदय अस्त का समय या दिशा विदिशा में प्रदेश नियत है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य तो सदैव भूमंडल पर विद्यमान रहता है, किंतु जब सूर्य के समग्र समक्ष किसी प्रकार की आड़, मतलब यहाँ के जो पहाड़ है, सब जगह पर बड़े बड़े पहाड़ है, तो वो पहाड़ अगर सामने आते हैं ना बीच में, अब ये जो पहाड़ आप देखोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखोगे, ये जो है महाहिमवंत पर्वत है, ये लघु हिमवंत पर्वत है। अब यहाँ पर भी पर्वत है, ये निषद पर्वत है, नीलवंत पर्वत है, रम्य क्षेत्र है। ये यहाँ की पूरी ज्योग्राफी है, तो जो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या, सूर्य के समक्ष किसी प्रकार की आड़ या ओट बीच में आ जाए, तो यहाँ अगर सूर्य आया तो यहाँ की रेज यहाँ पर आने में बीच में पहाड़ी का अंतर आ जाएगा, तो आपको अंधेरा लगेगा। सूर्य तो हमेशा ही उदय में रहता है ना, अस्त कहाँ होता है। लेकिन देखते समय में जो देश, उस देश की दिशा विदिशा के लोग उक्त सूर्य को देख नहीं पाते हैं, तब तक उस देश में उस लोग का इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है।
अब जब सूर्य के सामने किसी प्रकार की आड़ नहीं होती, तब उस देश में दिशा विदिशा में लोग जो है सूर्य को देख पाते हैं। और ये इस प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। अब इस समय सूर्य उदय हो गया है, और एक आश्चर्य मार्ग कहते हैं सूर्य प्रति समय जो जो आकाश में आगे गति करता रहते हैं, क्यों तो निश्चित रूप से इस तरफ रात्रि का होना भी जरूरी है। अब सूर्य को गति पर ही अगर हम उदय अस्त का व्यवहार करते हैं, तो मनुष्यों की दृष्टि के अपेक्षा से उदय और अस्त दोनों क्रियाएं अनियत है। अब अपने अपने देश भेद के अंदर कोई भी किसी प्रकार का जो है गति करता है, इस प्ररूपणा का अनुसार इस मान्यता का या निराकरण हो जाता है कि सूर्य पश्चिम की ओर से कि समुद्र में प्रविष्ट होकर पाताल में चला जाता है, फिर पूर्व की ओर से समुद्र में उदय होता है। तो बीच में बाधक आ गए, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स जो है उनका प्रश्न बीच में आया। तो सूर्य तो सभी दिशाओं में गतिशील होते हुए भी रात्रि में क्यों नहीं दिखते हैं? तो यहाँ पर सूर्य सभी दिशा में गति करते हैं, तथापि उसका प्रकाश कुछ सीमा तक ही रहता है, आगे 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 नहीं। इस जगत में भी जो रात्रि दिन का व्यवहार होता है, वे सब निर्ग्रंथ है। आशय यह है कि जितनी सीमा तक जिस देश में सूर्य का प्रकाश जितने समग्र जितने समय तक पहुंचता है, अपनी सीमा तक जो है उस प्रदेश में उतने समय तक दिन होता है, फिर बाद में बाकी के भाग में रात्रि हो जाएगी, समझे। तो ये सीमा में शेष प्रदेशों में उतने समय रात्रि होती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण रात दिवस का व्यवहार होता है। अब यहाँ पर आप समझ सकेंगे कैसे जो है ये बात बैठता है। तो ये भी कह रहे हैं कि एक ही समय में दो दिशाओं में दो सूर्य, ये कैसे? तो सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण रात और दिन का व्यवहार होता है दोनों में। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ दिन होगा तब न ऐरावत ऐरावत में भी दिन होगा, लेकिन यहाँ रात होगी पर महाविद्य क्षेत्र में। और जब ये महाविद्य क्षेत्र की तरफ आ जाएंगे, वहां जब दिन होगा तब भरत ऐरावत में रात हो जाएगी। ऐसी यहाँ पर सूर्य की गति के हिसाब से व्यवस्था है। अब जम्बू द्वीप में सूर्य दो है, इसलिए एक ही समय में दो दिशाओं में दिन होता है और फिर दो दिशा में रात होती, ये बात आ रही। तो यहाँ से अगर ईस्ट में फोकस किया तो इधर रात और इधर दिन होगा, दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। ऐसे के अंदर यहाँ पर अर्थ माना जाएगा कि जम्बू द्वीप के उत्तर के संपूर्ण खंड, अब ये जो है जम्बू द्वीप के ऊपर के है, तो यहाँ नॉर्थ की दिशा में हो गए, ये साउथ की दिशा में हो गए, ऐसा है। अब यहाँ पर जो है जम्बूद्वीप के उत्तर संपूर्ण खंड और दक्षिण के संपूर्ण खंड में दिवस होता है। तो जो तो सर्वत्र दिवस होगा और फिर रात नहीं होगी। तो यहाँ उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध के ये अर्थ अभिष्ट न होकर उत्तर दिशा में आया हुआ जो है कुछ अमुक प्रकार का भाग उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध दिशा में आता हुआ जरूर दिखाई देगा। दक्षिणार्ध अर्थ के अभिष्ट में इसी कारण से पूर्व और पश्चिम दिशा में रात्रि का भी आभास होगा। ये यहाँ की व्यवस्था है। अब आप सोचिए, समझे कि नहीं, जिस तरह से चार विदिशाओं के अंदर चार था, इन कोणों के अंदर भी उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण और दक्षिण पंडित पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कोण, और फिर वापिस पूर्व और दिशा पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय गोत्र तथा पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कोण। तो यहाँ पर उत्तीर्ण उत्तर दिया है कि पास का प्रदेश उदीचीन अथवा पाइन प्राची दिशा के अनुसार प्रयुक्त किया गया है।
अब जम्बू द्वीप के अंदर फिर वापस दिन रात की व्यवस्था तो होगी, क्योंकि रोटेशन में है। अब रोटेशन के अंदर जिस तरह से दिन रात की व्यवस्था, आप घर पर क्या करो विजय भाई, एक थाली लीजिए, बड़ी बड़ी थाली के बीच में जो है मेरु पर्वत बना करके दो सूर्य चंद्र बनाकर घुमाइए। फिर देखो कि क्योंकि 10,000 योजन तो खाली मेरु पर्वत बीच में से मोटा है, तो उसकी जो है, क्योंकि 1 लाख योजन तो हाइट है, लेकिन 10,000 योजन यहाँ पर नीचे है। अगर इधर सूर्य आता है तो इधर उसका शेड हो जाएगा, इधर सूर्य आता है तो इधर उसका शेड हो जाएगा। आप लोग कभी पालीताना गए हो तो वहां पर जो है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, जम्बू द्वीप करके वहां पर जो है मंदिर है, उसके अंदर जा करके ये देख कर आइए, मॉडल बनाया है ताकि लोगों को एक साथ में घुमाकर दिखाया जा सके, ऐसा है। अब यहाँ थोड़ा सा चैप्टर बदलता है, दिन रात की व्यवस्था। बोलिए, हाँ जी, क्वेश्चन किसी को पूछना है? गो हेड निखिल भाई। साहिब जी, ये जो चित्र है उसमें वो सब ये अभी आपने एक्सप्लेन किया, जस्ट कंफर्म करना था, इफ आई कैन शेयर दिस। हाँ जी। साहिब जी, इसमें दो सूर्य है, बट जो बाहर से अंदर आते हैं वो जम्बूद्वीप के नज़दीक आते हैं और फिर से भ्रमण करके बाहर की तरफ जाते हैं। वो ये दो चित्र में ये एक अंदर से बाहर जा रहे हैं दो सूर्य, और फिर बाहर से दो सूर्य अंदर आ रहे हैं। तो हाँ उसी के हिसाब से साहिब जी, ये जो दिन छोटा होता है रात बड़ी होती है, रात बड़ी होते है दिन छोटा, तो उसी के हिसाब हाँ, से। राइट राइट राइट। क्योंकि जब फैलेगा तो विस्तार बढ़ेगा, हाँ और हाँ। फिर रिडक्शन होगा वापस। बाहर गए तो वापस आएंगे ना, ये जो जी उनके मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन जो बताई है, उस मूवमेंट्स की डायरेक्शन में जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे तो जो है सूर्य का तेज बढ़ेगा, दिन जो बढ़ेगा, छोटा भी होगा। फिर वापस हम क्लाइमेट के अंदर जो देखते हैं, विंटर सीजन के अंदर ऐसा क्या होता है, रात बड़ी होती है। समर सीजन के अंदर आते आते दिन बड़ा। अब जी कितना भी 12 12 24, लेकिन कभी 13 12 घंटे का दिन और 11 घंटे का, कभी 13 घंटे का रात हो जाती है तो 11 घंटे का दिन। ये विंटर और समर के अंदर डिफरेंस आप देखते हो। जी सर। इसको मांडला बोलते हैं ना, मांडला। हाँ ये जो सर्जिकल है तो इसमें घूमते हैं, तो ये मांडला के अंदर इनका परिभ्रमण रेगुलर जो है इनकी गति रहती है। जी साहब जी। एनी अदर क्वेश्चंस? सुरेंद्र जी, आपको कोई प्रश्न है? उनका क्वेश्चन तो दूसरा ही टाइप होगा। वो कोई वापिस अनम्यूट So, करके देगा। yeah. Aarti Ben, go ahead, please, if you have. Unmute and ask. You're not letting me unmute. Oh, sorry about that. Ask to unmute. ઓકે. ધ્યાન વંદામી સાહેબજી, મારો પ્રશ્ન એ હતું કે આપણે we've done moon landing, એટલે ઈ આ ચંદન હતું કે બીજું કોઈ પૃથ્વી હતું? We can't say about that. But the whatever you are looking in the sky, these are the sun and moon. And everybody look the same one, you see, not the different. But where the NASA or any other countries where they are putting the particular yan, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, we cannot clear it because of the calculation of the kilometers. ये डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन बैठता है ना, वो एक अलग है, तो वो नहीं बैठ रहा है, कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। જી તમે બસ સક્ષમ. અને એક ઓર પ્રશ્ન હતું કે આપણે જ્યારે
when we look at the ocean, we see a horizon. तो ई सूच है, because we think that this is the curvature of the earth, but No. Because out of this is the whole earth, and out of this earth there is the Lavana Samudra. So there is the huge big sea out of this. So there are the different sun and moons are also there on the sea, also ocean. But in Jambudvip, these are the two sun and two moon. And when they will go outside in the lower Samudra, on the sky, you see there will be the four sun and four moon also. Then again, double figure will come. They are all in the rotation. So due to that rotation, you will get the sunlight and you will get the day and night also. The system is according to these movements of the sun and moon. तो ये रहने वाले, अब जैसे अगेन द निखिल भाई शोन द डिफरेंट सर्कल, तो वो जो है मांडला होता है. तो ड्यू टू दैट when sun the daytime can increase up to the 12 to 13 hours, and when you will come back in the winter, then again it will be reduced, and then the night will be good, you see. तो ये तो होना ही है, it is natural system. Data में बस अच्छा. साहब जी, मंडला आपने बोला, ये बुद्धिस्ट में मंडला कहते हैं, वो वही है रंगोली जैसा करते हैं उन लोग? તમે એમાં નહીં જાઓ, don't use the mixed word, the same word, because Yes. this mandal it used in the different meaning also. Mandal वहां पर अलग अलग हो जाएंगे, but specially for sun and moon, these are the two types of the mandal. And when they are going outside to the periphery of the earth, and when again they will come inside out of that periphery, there are the particular fixed distance. And due to that distance, the same type of the speed of that. In what speed the sun is walking, or on what speed the moon is also. निखिल भाई, you had a question? साहब जी, अभी आपने जो नॉर्वे की बात की कि कई बार दो सूर्य दिख जाते, तो वो दो सूर्य एक ही दिशा में दिखेंगे कि ऑपोजिट दिशा में होंगे ना? वहां वो कहते हैं कि भाई यू कैन सी द सेम डायरेक्शन, ऐसा कहते हैं. आई क्योंकि डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो. अब आप साहब कभी गूगल. नहीं, कंफर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वैशाली वो बैठी है. साहब जी, अभी मैं हाँ, फ्लाई कर रही थी तो तब मुझे लगा कि दो सूरज एक साथ है. राइट. वो पर इंडिया वो से अभी आई. इंडिया से जब मैं आ रही थी यूएस वापस, तो आई नोटिस कि दो सूरज एक साथ नजर आ रहे हैं. वो नॉर्वे के पास ही नजर आते, उसने बोला कि प्लेन में. हाँ, इट इज ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप देखना, हम पे हमको अच्छा. तो मालूम नहीं है इसका. अच्छा. पर लेकिन वो कभी कभी उनका कहना है ऐसा. बट सेम डायरेक्शन और द अपोजिट डायरेक्शन, और द इज देयर एनी द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन, और बोथ आर द सेपरेट, व्हाट टाइप ऑफ यू कैन लुक, दैट इज इम्पोर्टेंट, नो. या थैंक यू साहब जी. है दो है सही. बोलो सुरेंद्र जी, बोलो. सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी. हाँ, उनको कोई अनम्यूट करके देगा. बोले In आदर्श the नागर. meantime, Aarti Ben had another question. Go ahead, Aarti Ben. મારો બીજો પ્રશ્ન હતો કે મંડલાનું મૂવમેન્ટ કેવી રીતે થાય? લાઈક નોટ મંડળાનું મુવમેન્ટ નહીં, સન એન્ડ મૂન એનું મુવમેન્ટ જે ચાલે છે એ રેગ્યુલર છે ને. સી You put the chat as a centripetal force or something, Aarti, in the chat. You can ask जी Sahib Ji. Ask Sahib Ji about it. जी, in the solar system we say that there's a centrifugal force that's causing the rotation. So is that the same for the sun right, and right. Not the circle, but the spiral type. If you will show this like this, so if this sun, and they will come up to like this and then come reverse, you see, again.
तो रिवर्स के अंदर ये वापस इनसाइड आएगा ना, ऐसे। अब ये मेरू पर्वत यहाँ पर सेंटर में, Now पूछती हूँ उसको how she feels and then रोटेशन जो चलेगा वो इस तरह से। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सेकंड सन इज हियर। it's less tiring for me. In between two there will be the moon also. So when they are moving, you know, अब ये you are showing the one direction of the one sun and take the another one also. तो ये आपको स्टार्ट, ये देखिए, ये मैं यहाँ से दूसरे कलर में, so can you see this different color? So what happened when we are living here in the Bharata Kshetra? So when it will come to our area, then we will feel the temperature high in the summer season. And when the another people of the inside, they will feel no, there is no summer season. They feel there's some winter season inside. But when the sun will come back again to the inside, all this marvel. So what they will realize is, so this is the difference. जी તમે message. Go ahead, Surinder ji. Can you hear me? हाँ मथे मंदानी महाराज साहब, हाँ बोलो बोलो। एक जिज्ञासा है, ये जम्बूद्वीप नेम्ड आफ्टर कंदर Jambu Swami, any came between Jambu Swami and No. Jambu Dweep, this name is permanent name. According to the Jambu Dweep, they may given to the Jambu Swami the name you see. Because Jambu Dweep, it is the permanent name. it's not named Oh, after that's- Jambu Swami. हाँ जी, बोलिए दर्शना बहन जी। Madhyamandami Maharaj Sahib, is that a reflection of a sun? That is one question. And second question is the northern lights also part of that whole structure? No, શું ખ્યાલ આવ્યો Please, નિખિલ શું ખ્યાલ આવ્યો? Yeah, explain the northern lights a little bit, please. Northern lights જે સ્કાયમાં થાય છે ને ત્યાં like you see like waves in different colors અને હમણાં few months back અહીંયા ન્યૂ જર્સીમાં અમારા ઘર આગળ પણ થયેલું. તો is that a અને આજે બે sun છે તો is it like a reflection of each two because of the reflection it's two suns or just one? No, because of the direction is totally opposite and the distance is 1 lakh yojan. So the different two identity you see, not the reflection of the each other you see. Okay. Because the distance is 1 lakh yojan. If you can calculate the yojan, you see it will come in the lakhs and lakhs you see something. So this sun is the, in this east side, this sun is totally separate and again in the west time totally separate, individual. So that's why we can say that there are the two sun and moon. If there is only the reflection, then we will say there is a one only. But already the Agam Shastra, they mentioned there are the two suns and two moons. See, in the this geography that sometimes I look at, it shows that like the way the globe is, there is a center line. And on one side of the center line, the time and the other line, though they can like walk in 5 minutes, but because of the way it is structured, they have like time difference of 13 hours. Don't mix that globe inside, because this is not the, according to the globe, it is Jambu Dweep, it is not the whole globe. Globe, if you will see that the globe will come only in this Bharata Kshetra. But according,
Jainism never follows this globe system, you see. And the northern lights જે છે colorful lights હોય છે એ because of the sun જેવી કે ત્યાં જે રીતેની ક્ષિતિજ છે એના માટે It may possible, no doubt. There may be the reflection. Okay. Vaishnava, the first part I think Sahibji is explaining is this is a disc, not a globe. And then there is a center mountain, and there are other mountains in those areas which pose as a barrier to the Okay. two rotating suns. Okay. Thank you, Maharaj Sahib. Any other questions? Sahibji, prashna to ho gaye sab. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Lo Esabvasapunam, Esuvancha Namokaram Sabhavavapanasano, Mangalanam cha Sabve Simpadamam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Soli Bhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam. Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sabha Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sabha Loguttama, Kevali Pannato Dhammo Loguttama, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami. Siddhe saranam pavajjami, sahu saranam pavajjami, kevali pannattam dhammam saranam pavajjami, sarva mangala mangalyam, sarva kalyana karanam, pradhanam sarva dharmanam, jainam jayati shasanam. Dharmala बहुत बहुत आशीर्वाद सब. मथेणु वंदामी Methane साहिब Vandami. वंदामी त्रिकाल साहिब जी मथेण